हाय दोस्तों, आज हम अपने एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी चैनल पर फिर से एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ आए हैं। तो आज हम जो है 5 मई की जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने एसएससी सीजीएल को 3 बार निकाला है और अभी फ़िलहाल मैं एज एन अकाउंटेंट हूँ, वर्क कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और अभी भी जो इस बार का एग्ज़ाम था 2025, उससे भी मेरी जॉब लगी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, तो और बाकी जो करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी डालिए या फिर आप डेली करंट अफेयर्स डालिए। आपको हमारा एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी से आपको डेली के जो करंट अफेयर्स हैं वो मिल जाएंगे। और इसकी जो फ्री पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी, जिसका आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसकी पीडीएफ के हर एक आंसर में जो स्टैटिक जीके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का। जो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। जो उन बच्चों को इंग्लिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती इन द May 2026। तो इसका आंसर है प्रशन जोशी। अब देखते हैं। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने क्या इनका अपॉइंटमेंट किया है, और ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और लिरिसिस्ट हैं, प्रसून जोशी हैं, जिनको चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती अपॉइंट किया गया है। और दिस अपॉइंटमेंट इज़ क्रूशियल एज इट फिल्स ए की लीडरशिप रोल इन इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी विच हैज़ बीन अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू कम्पीट विद द प्राइवेट ओटीटी एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, ओटीटी चैनल्स आते जा रहे हैं, तो हमारी जो मीडिया है उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इनको लेके आए हैं। आप पढ़ सकते हैं मीडिया मॉडर्नाइजेशन, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब हम इसकी स्टैटिक जीके पे आते हैं। जो प्रसार भारती है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये कब फॉर्म हुई थी? 23 नवंबर 1997 को फॉर्म हुई थी। प्रसार भारती एक्ट जो 1990 में लाया गया था उसके तहत ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। और इसकी 2 मेन विंग्स हैं, एक तो दूरदर्शन है और एक आकाशवाणी। जो आप देखते हो कि दूरदर्शन जो हमारा पब्लिक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर है, और एक आकाशवाणी है जो ऑल इंडिया रेडियो है, द पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर। ये इसके अंदर 2 विंग्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है, अब जो प्रसार भारती है बोर्ड है उसमें एक चेयरमैन होता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, एक मेंबर होता है, ऐसे करके ये मेंबर्स होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चेयरमैन जो होता है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। जिस जो कमेटी है वो जिसके जो हेड रहते हैं वो कौन रहते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरमैन है प्रसार भारती के कौन है? प्रसून जोशी। और जो आजकल जो मीडिया डेवलप हो रही है, जिस तरीके से मीडिया डेवलप हो रही है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये बेसिकली इनको लाया गया है। ये उसमें ही एक्सपर्ट है। इसकी 2 विंग है बेसिकली, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। ये याद रखना है आपको कब ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PMGSY 4 स्कीम लॉन्च रिसेंटली किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका आंसर है रूरल रोड्स कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। तो ये है क्या? ये इसका फुल फॉर्म जो है वो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका फुल फॉर्म है। और इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की से ने लॉन्च की थी। और ये जो कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी जो फंडिंग है वो सेंटर और स्टेट शेयर करेगा 60-40 के रेशियो में, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में 90-10 के रेशियो में। इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो इसका पूरा कार्यभार संभालेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री और जो एजेंसी है इसके अंदर ही आती है एक NRIDA, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये अभी 4th फेज़ इसका लॉन्च हुआ है। और इसके जो 4 फेज़ थे वो कौन कौन से थे? फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। पहला 2000 में आया था। ठीक है, और 2013 में दूसरा आया था, 2019 में तीसरा आया था, और 2026 में ये चौथा आया है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली करने वाला क्या है कि दिस फेज वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द रिमेनिंग हैबिटेशंस इन हिली, ट्राइबल एंड बॉर्डर एरियाज, एज वेल एज टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स दैट हैव रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट।
तो बेसिकली ये क्या करने वाला है, जो हिली ट्रैवल और बॉर्डर एरियाज़ में है वहाँ पर ही ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये फोर्थ फेज़ जहाँ पर जो हमारी रोड्स नहीं होती हैं इन एरियाज़ में, और जो ऐसी गाँव की सड़कें जो बहुत बेकार हो गई हैं उनको भी अपग्रेड करेगा ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी 25,000 स्पेसिफिकली टारगेट्स अप्रोच 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 100 से बराबर है, वो जो है उनको कनेक्ट करेगा ये। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के यूज़ होगा इसमें, जो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी और वेस्ट प्लास्टिक है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे ये रोड कंस्ट्रक्शन में, जिससे क्या होगा, जो कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो कम होगा हमारा, जो कि हमारा नेट ज़ीरो का जो गोल है, कार्बन फुटप्रिंट हमें नेट ज़ीरो करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और ये जो है हमारा इसका एम क्या है इसका, कि रूरल एक्सेस जो है टू मार्केट, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल को, जो हमारा जो रूरल है, क्योंकि सड़कें नहीं होती तो गांव के लोग जो है वो स्कूल्स तक नहीं आसानी से पहुंच पाते, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाते, तो उस कनेक्टिविटी को हमें रोड लिंक के द्वारा हमें करना, जो कि हमारा विकसित भारत @2047 विजन है। ठीक है, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, बस इतना इसका बहुत है कि इसके 4 फेजेज़ हैं, कब कब हुए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसका क्या टारगेट है बेसिकली। ठीक है, और ठीक है, बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। इसने कौन सा न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने EOCI सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए समझते हैं कि EOCI का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब अब ये जो है ना क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स हैं 2026 में, उसमें एक ये फीचर लाएँ EOCI का। तो समझते हैं कि EOCI है क्या। ठीक है, तो जो हमारा OCI है वो क्या है कि जो ओवरसीज़ हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, जो मतलब जो ओरिजिन जिनका इंडिया ही था बट वो कहीं ना कहीं बाहर जाके रह रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती है, तो उनको क्या EOCI एक मिलता है कि अगर उनको इंडिया विज़िट करना है तो अगर वो OCI होल्डर्स हैं तो उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो मान लो अगर कोई फॉरेनर है, अगर उसे इंडिया में आता है तो उसे फॉरेनर्स रूरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि वो कितने टाइम तक रहेगा और क्या रहेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। पहले क्या होता था कि क्या कहते हैं, पहले ये होता था कि जो भी OCI है, जिनके पास OCI है उनको एक फिज़िकल OCI बुकलेट लानी पड़ती थी। जब भी वो ट्रैवल करेंगे इंडिया में तो OCI बुकलेट्स उन्हें ट्रैवल करने लेके आनी पड़ती थी बार बार। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि एक EOCI डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक का, जो आपके पास फ़ोन में रहेगा। आप उसे आसानी से दिखा सकते हो और उससे ही आपका काम पूरा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करेगा, जो एप्लीकेशन है, रिन्यूअल और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है फॉर द इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड मूविंग अवे फ्रॉम फिजिकल स्टिकर बेस्ड, और जो कि हमारा इंडियन जो डायस्पोरा है जो कि बाहर रह रहा है उसको जो एप्लीकेशन है और रिन्यूअल है और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसका बहुत आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, डिजिटल पोर्टेबिलिटी मैंने बताया कि आपको बुकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एक वेरीफाइबल डिजिटल सर्टिफिकेट या कार्ड रहेगा जो कि आपके मोबाइल डिवाइस में आपका स्टोर रहेगा और आपके पासपोर्ट से लिंक्ड रहेगा वो। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें एक सिक्योर QR कोड भी रहेगा। ठीक है ना, जिससे क्या कहते हैं जो कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो स्कैन कर सकती हैं वर्ल्ड वाइड, तो जिससे क्या है आपका उसमें टाइम बच जाता है बेसिकली, कि आपके पास स्कैनर रहता है तो टाइम बच जाता है। वरना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओगे तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर सिटीजनशिप से हम देख सकते हैं कि पार्ट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 5 से लेकर 11। आर्टिकल 11 जो रहता है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय दिस लॉ एंड दिस लेड टू द, इसी की वजह से आर्टिकल 11 की वजह से ही हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1995 आया है। ठीक है, इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे, और इसमें क्या है कि जो OCI होल्डर्स रहते हैं उनके पास याद रखना कि उनके पास राइट टू वोट नहीं रहता। ठीक है, और कोई भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज वगैरह, ये वो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ज्वाइन नहीं कर सकता है, ना कि होल्ड कर सकता है, जो कि OCI होल्डर्स रहते हैं हमारे। ठीक है,
तो इतना बस आपको पता होना चाहिए OCI के बारे में कि एक सिंपल सा एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा, जो कि आपके पासपोर्ट से अटैच कर देंगे वो लोग, उसे आप कैरी कर सकते हैं और बहुत ही पोर्टेबल है रहेगा वो, आपको इतना झंझट नहीं पालना है। ये है बेसिकली। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट या फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज़। तो इसका आंसर है हमारा नीति आयोग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीति आयोग से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो कभी भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या है ये। तो अब ये क्या है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहा है और एक रैपिड अर्बनाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो रैपिड अर्बनाइजेशन आ रहा है तो उसी की डिमांड से जो हमारा जो सिटी मैनेजमेंट है उसको, सिटी को मैनेज करने के लिए, सिटी के गवर्नेंस के लिए एक इन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसमें क्या है कि ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। और ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है रिपोर्ट जिसका नाम है मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये इवेल्युएट करेगा कि जो इंडियन सिटीज़ जो हैं वो इंडियन सिटीज़ कैसे सेल्फ रिलायंट और एडमिनिस्ट्रेटिवली इफ़िशिएंट बन सकती हैं, ये एनालाइज करेगा, ये इवेल्युएट करेगा। और ये बेसिकली रिपोर्ट में क्या क्या है, ये देखो, ये जो मेयर्स होते हैं, ठीक है, तो जो मेयर्स होते हैं उनको एम्पावर करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। जैसे कि जो इंडियन म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, जो भी सिटी है उसकी इंडियन म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, वो सेंट्रल और स्टेट ग्रांट पर डिपेंडेंट रहती हैं, जिनका 50% रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो अब ये क्या इसमें सजेस्ट कर रहे हैं, ये इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि म्यूनसिपल बॉन्ड मार्केट को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, जिससे क्या है कि वो सिटी जो है वो फंड कर सकते हैं अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मेयर है उसको थोड़ा सा एक फिक्स्ड 5 ईयर टेन्योर देने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर्स उसे देने की बात कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ का जो सिटी का है वो उसका गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग कर सके बेसिकली। ठीक है, तो पहले उसकी फंडिंग को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, फिर उसके गवर्नेंस की इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक नेशनल अर्बन डेटा पॉलिसी के क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जो कि AI का और रियल टाइम डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट का यूज़ करेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें मतलब ट्रैफिक वगैरह, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर सप्लाई, इन सबको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसके स्टैटिक पर आते हैं कि इसका स्टैटिक क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुई थी, जिसने 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको थिंक टैंक बोला जाता है। इसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, एक्स ऑफिशियो है। वाइस चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, और जो कि जिनकी रैंक रहती है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर में। ठीक है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग ए बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और इंडाइसिस कौन कौन से निकालता है, ये STG इंडिया इंडेक्स निकालता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, और स्कूल क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकालता है। इंडिया एजुकेशन इंडेक्स से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उस पर आते हैं कि जो हमारा पॉलिटी का क्या एंगल है इसमें। जो म्यूनसिपैलिटी का है, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है म्यूनसिपैलिटीज़ को। पार्ट 9A में ऐड किया हुआ है, आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो 12th शेड्यूल है वो बेसिकली 18 फंक्शनल आइटम्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि म्यूनसिपैलिटी के डोमेन में आते हैं। और 243Y ये बताता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करो ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन म्यूनसिपैलिटीज़ को देख सके। ठीक है, तो आपका रिपोर्ट के बारे में पता लग गया, आपको स्टैटिक जी के पता लग गया, आपको पॉलिटी आपकी रिवाइज हो गई, तीनों काम होगा एक क्वेश्चन से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनबैक्स 2 2026 ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड किसके, और इसका आंसर है कंबोडिया। आप देखिए, इससे भी C से आप इसको कर सकते हैं अगर ऑप्शन रिजेक्ट करना हो। C फॉर कंबोडिया हो गया और IN फॉर इंडिया हो गया, मतलब कंबोडिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है। तो जो सिनबैक्स है ये क्या है, ये इंडियन आर्मी की जो कंटिजेंट है, वो जो इंडिया कंबोडिया की बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, उसका सेकंड एडिशन है। ये एक्सरसाइज कब होगी, 4 मई से लेकर 17 मई 2026 पर होगी। और ये कहाँ पर होगी, कंबोडिया में। मतलब इंडिया की जो एक आर्मी की टुकड़ी है ये वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज होगी। कहाँ पर होगी, रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, कैम्पोंग सिप्यू प्रोविंस कंबोडिया में होगी।
ठीक है। और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस क्यों है, ये 4 फैक्टर हैं, आप पढ़ लीजिएगा। काउंटर टेररिज्म, फोकस, टैक्टिकल लर्निंग, इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेटेजी, टाइज। नॉर्मल जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट ये एग्ज़ाम रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाला है इसमें। अब स्टैटिक जी के हम देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट एडिशन जो था वो इसका 2024 में हुआ था एज ए जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज, पुणे में हुआ था। सेकेंड एडिशन जो है ये फुल स्केल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी कंबोडिया में, ठीक है। और जो इंडियन कंटिजेंट होगा वो कौन से हमारे बटालियन से होगा, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से होगा, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं इसमें। विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO के द्वारा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑफिशियली लॉन्च किया फ्लाइट ट्रायल्स फॉर द विक्रम V-21, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये विक्रम V-21 क्या है। ये विक्रम V-21, ठीक है, जो विक्रम हमारा V-21 है, ये हमारा एक तरीके का ड्रोन है, ठीक है ना। ये ड्रोन है हमारा, ठीक है। और जो अनमैन ड्रोन्स होते हैं वो ये बनाए गए हैं, तो ये उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो ट्रेडिशनल ड्रोन्स होते हैं ना, उनको लैंड करने के लिए एक रनवे की रिक्वायरमेंट होती है, बट हमारा जो V-21 है वो V-21 जो है वो वर्टिकली आ सकता है, लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है हेलीकॉप्टर की तरह, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऐसे माउंटेनियस रीजन्स रहते हैं ना, जहाँ पर बहुत ही छोटी सी जगह रहती है, तो वहाँ पर आपको रनवे तो मिलेगा नहीं, तो हमारे पास ऐसे ड्रोन्स होने चाहिए जो कि ऐसी कम जगह में भी कर सकते हैं और मतलब लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या करता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ये इनका डेवलपमेंट करता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड परसिस्टेंट सर्वेलेंस एंड रिकॉग्नाइज कैपेबिलिटी इन हाई एल्टीट्यूड टेरेन सच एज हिमालयस, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि जो भी बहुत ही कम जगह में जो रहते हैं ना हिमालयन एरियाज़ में, तो वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए ये जो है ना ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है, ये जो हमारी विक्रम सीरीज़ है, ये किससे इक्विप्ड रहती है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से, जो कि क्या करता है कि क्लाउड्स के आपके क्लाउड्स भी रहते हैं ना, आप उसमें भी इनके थ्रू आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा, ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें इन्होंने क्या किया कि बेसिकली एक ऐसे टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप टेक ऑफ कर सकते हो वर्टिकली, मतलब लैंड कर सकते हैं बहुत ही कम जगह में, ठीक है। तो ये विक्रम सीरीज़ का ड्रोन है, विक्रम VT-21। इस प्रोजेक्ट में ये ऐसे ही ड्रोन डेवलप करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा DRDO जो है वो क्या है। ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मोटो क्या है, बालसेयम मुल्लम विजनयम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसका जो DRDO का भवन न्यू दिल्ली में है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है वो इंडिया के आर्सेनल में कौन कौन से हैं, एक तो रुस्तम सेकंड है, लक्ष्य है, निशांत है, घातक है, ये हमारे पास अनमैन्ड क्या कहते हैं वो हैं। और एक ये जो है, ये जो हमारा जो है विक्रम सीरीज़, ये VTOL क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस टेक्नोलॉजी पे बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन मौसम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो क्या है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसने क्या किया है कि हमारा मिशन मौसम को बेसिकली अपग्रेड किया है इसने, साइंटिफिक अपग्रेड है जिसमें ये AI का यूज़ करेगा। AI ड्रिवन हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या करेगा कि ओरिजिनली अप्रूव टू बॉल्स्टर इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेज, द मिशन हैज़ नाउ एंटर्ड अ फेज वेयर इट एम्स टू प्रोवाइड ब्लॉक लेवल वेदर अलर्ट्स to farmers with 90% accuracy, helping mitigate the risks of extreme weather events like heat waves and flash floods। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि कहते हैं जो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही हैं, बाढ़ हो रही हैं, बारिश हो रही है, एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही हैं, उनको 90% एक्यूरेसी के साथ ही हमारी जो है ना इन्फॉर्मेशन हम उनको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम टाइमली अलर्ट्स दे देंगे, जो भी मानसून होने वाले हैं, जैसे खेती वेती हो रही है, अगर बारिश होने वाली है तो हम उसको अगर टाइम से अलर्ट दे देंगे तो वो अपनी खेती को काट वाट के रख सकते हैं, ताकि वो अपना जो उनका गेहूँ वेहूँ हो रहा है, धान हो रही है, उसको वो बेच सकें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो क्रॉप लॉस में जाता है, वो बच जाएगा, समझ रहे हो। बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज़ हमारा वेस्ट हो जाता है मौसम की वजह से, जिसकी ना जानकारी नहीं होती। तो ये मिशन मौसम जो है वो
हमारे सैकड़ों किसानों के कितने करोड़ों रुपए बचा लेगा हमारे भारत सरकार के। ठीक है, और ये किस पे काम करता है? एक मौसम जीपीटी है, जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे ही मौसम जीपीटी है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ट्रेंड ऑन द डिकेड्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा टू प्रोवाइड इजी टू अंडरस्टैंड अलर्ट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मिशन मौसम में? एक तो डॉपलर वेदर रडार और एक सैटेलाइट डेटा टू प्रेडिक्ट ग्रे जोन वेदर इवेंट्स दो सडन लोकलाइज स्टॉर्म दैट यूजुअली एस्केप लार्जर मॉडल। मतलब डॉपलर वेदर रडार्स और एक सैटेलाइट डेटा को ये मिक्स करके ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी 90% तक एक्यूरेसी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में। ये जो है 2006 में फॉर्म हुई थी। इसमें क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की फॉर्मेशन हुई थी। और इसके अंदर ये नोडल एजेंसीज हैं, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? एक तो IMD आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NCMRWF आती है, INCOIS आती है, NIOT आती है। ठीक है, हमारे जो मेजर प्रोग्राम्स कौन कौन से? एक तो डीप ओशियन मिशन चल रहा है हमारा, ठीक है, पेसर चल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारे मिशंस हैं। तो आपने समझ लिया कि इसके अंदर 4 नोडल एजेंसीज आती हैं और क्या कहते हैं 2006 में फॉर्म हुआ है। क्या टेक्नोलॉजी? डॉपलर वेदर रेडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और क्या कहते हैं मौसम जीपीटी है, इसके अंदर एक 90% एक्यूरेसी देता है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेसिकली AI पे काम करता है ये। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की जानकारी पहले ही दे देगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम जो है, जो कि रिसेंटली अप्रूव्ड हुई है, उसका कितना का उसका बजट है? 1500 करोड़ रुपए का। अब हम बात करते हैं कि जो है इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है। क्रिटिकल मिनरल्स ये वो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना, और उनकी जो सप्लाई चेन है वो ख़त्म होने के कगार पर है। और इंडिया के 13 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, जिसमें आता है लिथियम आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, ग्रेफाइट आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी है। तो इस स्कीम में हम क्या करेंगे कि जो भी रिसाइकल करेंगे, जो भी हमारी EV बैटरीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, ठीक है, उनको हम ये जो बन चुके हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, उनसे हम हमारे ये जो मिनरल्स हैं ना उनको रिकवर करेंगे। लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया और कॉपर हो गया, तो उससे हम इनको रिकवर करेंगे और फिर हम वापस से इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो? तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 30% इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक, उसे 30% EV पेनिट्रेशन चाहिए। वो तभी अचीव कर सकता है जब हमारे पास मॉडर्न मिनरल्स होंगे। ये हमारे क्रिटिकल मिनरल्स होंगे। और क्रिटिकल मिनरल्स कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे जो हमारे पास चीज़ें हैं ऑलरेडी, हम उसी से हम रिसाइकल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैंने मेन चीज़ आपको बता दी है उसमें। मेन चीज़ यही है कि क्या है, कितने का बजट है और इसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है पोर्टेबल हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब्स। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट था, जो सबसे पहले अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट हुई थी, जो कि जनवरी 2023 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ना एक पार्ट है जो भीष्म क्यूब थे। जो भीष्म स्टैंड करता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हेतु मैत्री। ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक स्पेशलाइज्ड किट होती हैं फ्रैक्चर के लिए, हेड इंजरी के लिए, ब्लीडिंग के लिए, रेस्पिरेटरी डिसीज़ के लिए, एक छोटा सा ICU भी होता है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है। ठीक है, तो ये भीष्म क्यूब जो है, हमने जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था और ऐसी कंट्री जो श्रीलंका और म्यांमार को हमने इमरजेंसी में, ये एक पोर्टेबल, आप ये समझ सकते हैं कि एक पोर्टेबल छोटा सा हमारा हॉस्पिटल होता है। ये एक क्यूब होता है, छोटा सा हॉस्पिटल होता है, पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, जिसको हमने अलग अलग कंट्रीज़ को सेट करते हैं। इसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड किट होती है, एक मिनी ICU होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है। ठीक है, उसी के आगे ही ये उसी के जैसा ही एक सिमिलर प्रोग्राम है ये आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब्स, जो कि अभी हमने साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन नेशन को एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत हमने डिप्लॉय करने का फैसला किया है। और ये जो इनिशिएटिव है
ये इसीलिए इतना ज़्यादा अटेंशन में, क्योंकि अभी जो हमारा भीष्म क्यूब थे, जो कि हमने फर्स्ट, जिसे वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वो सक्सेसफुल हुए थे जो हमने भेजे थे, इसीलिए ये इस अटेंशन ले रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद हम ये वाले क्यूब्स जो हैं वो भेज रहे हैं, इसमें हम बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है कि वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये है मॉस्पी, ये रिलीज़ करता है मॉस्पी। अब देखते हैं कि मॉस्पी क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है कि 27th एडिशन, उसकी जो एनुअल पब्लिकेशन है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025, ठीक है, उसको रिलीज़ किया है। और ये क्या करती है कि जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा है, जिसमें सारे स्टैटिस्टिक्स जो कवर होंगे, पॉपुलेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी एंड पब्लिक लाइफ, उसमें सब होगा। इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया जाएगा? देखो, जेंडर गैप जो हो रहा है, जेंडर गैप जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, जेंडर इक्वालिटी, उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कि हमारी जो लेबर फोर्स है उसमें फ़ीमेल का कितना पार्टिसिपेशन है वो बताएगा। सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताएगा। और बेसिकली जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है स्टेम की फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में कितना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये सब कुछ इसकी जो है ना, जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है ये एनुअल, उसमें पूरा डेटा रहेगा। और यही डेटा इस्तेमाल होता है, जो भी गवर्नमेंट नई स्कीम्स लेके आती है, उसी को उस स्कीम को लाने के लिए इन्हीं डेटास के आधार पर स्कीम्स लाई जाती हैं। अब हम आते हैं हमारी स्टैटिक जीके पे, वो क्या है? मॉस्फी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हुई थी 1999 में फॉर्म्ड हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, और इसमें क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज करके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बनाई गई थी। इसकी 2 मेजर विंग है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एक तो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, जो कि कौन सा डेटा, जीडीपी और IIP एंड CPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। GDP, IIP और CPI इसका डेटा को रिलीज़ करता है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, जो कि सेंट्रल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। और MP-LEDS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को मॉनिटर करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या पब्लिश करता है मॉस्पी? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बहुत इंपॉर्टेंट करता है, पब्लिश करता है। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स इंडिया, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया, इनको करता है। अब हमारा जो ये है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 15 जो है वो हमारा जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेट करता है उसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 39 जो कि डायरेक्ट करता है कि मैन और वुमेन को इक्वली लिया जाए। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और जो कि जेंडर बजटिंग जो हो रही है 2005-6 से, ठीक है ना, टू एंश्योर द पोर्शन ऑफ, इसमें जेंडर बजटिंग में क्या है कि कुछ पोर्शन जो है हमारा बजट का वुमेन के वेलफेयर के लिए एलोकेट किया जाता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें कितना पैसा एलोकेट करना है, जब हमारे पास पता होगा कि हमारे पास इतनी वुमेन्स हैं, इतनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, इतनी वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम जाके आगे की पॉलिसीज़ बताएंगे। तो उस मद्देनज़र से रखते हुए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने स्टैटिक भी इसका देख लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। रिलेटेड है किस चीज़ से? ये है एंटी नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक क्या था। आइए देखते हैं हम क्या है कि NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कोकेन सीजर्स जो हुए इंडियन इंडस्ट्री में, उसका ये था, लार्जेस्ट कोकेन सीजर किया है इन्होंने। और जो कि इसमें क्या है कि हाई प्रोफाइल ट्रांसनेशनल ड्रग सिंडिकेट थे, ठीक है, जो कि इंडिया के जो कमर्शियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स होता है उनका इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपने ड्रग्स के लिए। ठीक है, अपने ड्रग्स के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहते हैं, ये क्या था कि ये ऑपरेशन है जो बेसिकली कलम्बोली और भिंडवांडी कॉरिडोर है ना, नवी मुंबई से थाने के बीच में, ये मेजर लॉजिस्टिक हब है। ठीक है, विच सर्विस ए मेजर लॉजिस्टिक हब फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। वेस्टर्न इंडिया से जो मेजर लॉजिस्टिक और हब और वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसी में आता है। और इन्होंने क्या किया था कि जो मशीनरी आती है ना, मशीनरी के अंदर जो जगह रहती उसमें इन्होंने ये कोकेन छुपा के इन्होंने जो है ये मशीन्स आती थी बाहर से, और उन्हीं में कोकेन छुपा रहता था, और फिर वहाँ से ये पूरे सप्लाई करते थे पूरे भारत में। ठीक है, तो उसको इन्होंने बेसिकली तीन मतलब 350 kg हाई ग्रेड कोकेन, जिसकी कीमत 1745 करोड़ है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको सीज़ किया है बेसिकली। ठीक है, तो आप ये सोच लो कि ये बेसिकली हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री है का ड्रग नशा मुक्त भारत करने का जो कैंपेन है और ज़ीरो टॉलरेंस
उसको अलाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि एनसीबी के बारे में। 17 मार्च 1986 को अंडर द प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस एक्ट के 1985 के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुई है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एनडीपीएस क्या होता है आप देख लीजिए, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जो कि ऐसे ऑपरेशंस को कंट्रोल और रेगुलेशंस के बारे में है जो कि नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग, इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉपरेट करते हैं। ये इंटरपोल से कॉपरेशन होता है इनका, और यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग से इनका कॉपरेशन होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमारी बेसिकली एनसीबी ने ये हमारा जो है ये ऑपरेशन किया है। ठीक है, कौन से? मुंबई के एरिया में किया है। कौन से थाने में? कंबोली भिंडवानी कॉरिडोर से 350 kg का हाई ग्रेड कोकेन पकड़ा है, 1745 करोड़ का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो कि किस लिए यूज़ होता है? रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने बेसिकली लॉन्च किया है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा? ये देखिए, ये क्या करेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब सिटीजन्स, जब जो आपदा आती है, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी होते हैं, उनके जो रियल टाइम अलर्ट्स होते हैं ना, ये वो सेंड करेगा। ठीक है, ये वो सेंड करेगा सिटीजन्स को। और ये क्या करेगा कि ये अब इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें सिम की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, क्योंकि सिम्स में क्या होता है ना कि एक साथ अगर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते तो ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम का। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जो सीबीएस है ना, वो मैसेज एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया आप मतलब चूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये सारे फ़ोन्स में मैसेजेस भेज देगा बिना किसी नेटवर्क के, मतलब बिना किसी नेटवर्क जाम के। ठीक है, इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहली बात कि इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और चाहे भले ही डेटा सर्विस डाउन हो या ना हो, आपका पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक स्पेसिफिक लोकेशन क्या कहते हैं आपको चुननी होगी। पहले कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन चुन सकते हैं, फिर वहाँ पर ये लोग मैसेज भेज देंगे। और कौन सी टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप करेंगे? ये जो सिस्टम है ये डेवलप इन्होंने सी डॉट ने ये सिस्टम डेवलप किया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि अंडर ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, जो कि बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही हमारे ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो हम स्टैटिक जी के देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, सीबीएस की जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली सी डॉट ने, जो कि डीओटी के अंदर आता है, उसने लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं कि जो सी डॉट है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स 1984 में हुआ था। ये बेसिकली R&D है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। NDMA के बारे में जान लीजिए कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आया है, उसके चेयरपर्सन सीधे PM है। ठीक है, और ये बेसिकली CAP कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है CBS। ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए। ठीक है, और बस अब आप इसको देख लीजिए कि CBS है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तेमाल किया है। और बेसिकली एक फ़िक्स एरिया चूज़ करते हैं, उसमें ये लोग सबको मैसेज भेज देते हैं बिना किसी नेटवर्क जाम के। ठीक है ना, और इसमें क्या है, बिना इंटरनेट के भी ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कि मिशन दृष्टि क्या है। मिशन दृष्टि जो है एक डिफेंस सर्विलेंस है। अब बात करते हैं मिशन दृष्टि क्या है। देखिए, मिशन दृष्टि जो है बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है गैलेक्साई, जिसने अपना दृष्टि सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। और कौन से रॉकेट को इस्तेमाल करे? SpaceX का Falcon 9 रॉकेट है, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च की है। और इस दृष्टि सैटेलाइट में बेसिकली जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसे बोला गया है ऑप्टोसार सैटेलाइट। ये क्या है ऑप्टोसार सैटेलाइट? ये एक हाइब्रिड सेंसर टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका इस्तेमाल कौन करेगा? इंडिया का जो डिफेंस एंड सर्वेलेंस सेक्टर है, बॉर्डर मॉनिटरिंग, मतलब बॉर्डर की जो रक्षा है ना, बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए हमारा इंडियन जो डिफेंस है वो इस्तेमाल करेगा इस सैटेलाइट का, जो कि दृष्टि सैटेलाइट है। गैलेक्सी आई कंपनी ने लॉन्च की है। और कौन सा? SpaceX का Falcon 9 रॉकेट लॉन्च यूज़ करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखो, ऑप्टोसार्स टेक्नोलॉजी के नाम से पता लग रहा है आपको, ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रेडार के दोनों का कंबाइन करेगा। या तो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करेगा लाइक ए कैमरा, या फिर SAR का, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये बोथ करेगा सिंगल प्लेटफॉर्म पे। ये क्या करेगा कि 24/7, ठीक है ना, ये क्लाउड के थ्रू भी देख सकते हैं, ये क्लाउड के थ्रू भी देखेगा, स्मोक के थ्रू भी देख सकता है, अंधेरे में भी देख सकता है, हाई रेजोल्यूशन इमेज डेवलप करेगा।
और बेसिकली जो हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC है, जहाँ पर हैवी क्लाउड रहते हैं वहाँ पर नज़र रखेगा। ये समझ रहे हो आप, पूरे बॉर्डर हमारे सिक्योर रहेंगे इसकी वजह से। ठीक है, तो बेसिकली गैलेक्साई, अब गैलेक्साई के बारे में बात करते हैं। ये IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, जिसने दृष्टि मिशन डेवलप किया है और ये टेक्नोलॉजी आपने देख ली, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। गैलेक्सी आई, दृष्टि सैटेलाइट, SpaceX Falcon 9 और ऑप्टोसार सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इंडियन डिफेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए। बस अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement is correct regarding hanta virus recently in the news due to the suspected outbreak of an Atlantic cruise ship। तो इसका आंसर है, इट इज़ ए जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मेनली थ्रू द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट्स। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हैंटा वायरस के बारे में है ये क्वेश्चन। और हैंटा वायरस का क्या है कि अभी अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सस्पेक्टेड आउटब्रेक हुआ है हैंटा वायरस का एक शिप पर, क्रूज शिप पर, जिसका नाम है MV होंडियस। ये शिप जो था वो अर्जेंटीना से केप वर्ड की तरफ ट्रैवल कर रहा था, जहाँ पर 3 मौतें हुई हैं। और इसने क्या है, एक हेल्थ अलर्ट ट्रिगर कर दिया है। ठीक है ना, हेल्थ अलर्ट ट्रिगर कर दिया है और पोटेंशियल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है इसमें। अब बेसिकली हम देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये जो इसका ओरिजिन है ना, ये हंटन रिवर जो है साउथ कोरिया में, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले 1970s में ये आया था। अब ये क्या होता है कि ये चूहे रहते हैं ना, माइस एंड रैट्स, रोडेंट्स, ये बेसिकली वो कैरी करते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें एनिमल्स बीमार नहीं होते। ये वायरस कहाँ से निकलता है, उनका जो यूरिन होता है, ड्रॉपिंग्स होती हैं, सलाइवा होता है, वहाँ से ये फैलता है। अब क्या होता है कि ह्यूमन के कांटेक्ट में कैसे आता है कि वहाँ पर जो मान लो जो रोडेंट्स की जो भी गंद वगैरह रहती है, या फिर जो गंदी जो धूल वगैरह रहती है रोडेंट्स की, ठीक है ना, आप किसी पुराने कमरे को पुराने वहाँ पर साफ़ करोगे, वहाँ पर जो भी उनका वेस्ट रहता है, चूहे वूहे का जो भी उनकी स्मेल रहती है, उससे ये कांटेक्ट में, ये एक वायरल डिसीज़ है, तो उससे आप या तो उसे आप टच करोगे। ठीक है, उसको टच करने के बाद फिर या तो ये फिर आप अपनी आइज़, नोज़ और माउथ को टच करोगे तो वो वहाँ से टच हो जाएगा, या फिर कोई इन्फेक्टेड रोडेंट होगा वो आपको काट लेता है। तो ऐसे या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, बाइट से, और एरोलाइजेशन, आप धूल धक्कड़ में आ जाते हो, जो चूहे की गंदगी वगैरह रहती है, उनके जो धूल धक्कड़ रहते हैं उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हो, तो ये ह्यूमन में हो जाती है और ह्यूमन टू ह्यूमन फिर ये ट्रांसमिट होती रहेगी। और इसमें क्या है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी तक, इसका कोई क्योर नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, और HPS है इसका, हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, इसकी जो 38% टू 40% इसकी फर्टिलिटी रेट है। समझ रहे हो, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कोरोना वगैरह की तरह ये लगेगा ऐसा है कि वायरल फीवर आ रहा है और फिर आप क्या कहते हैं, इसमें जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कल इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, तो इलेक्शन का रिज़ल्ट से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में 234 टोटल सीट थी। ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं 118 की जो मेजॉरिटी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि TVK को 108 सीट मिली, DMK प्लस को 73, ADMK को 53। वेस्ट बंगाल में जो है क्या कहते हैं 234 सीटें चाहिए होती हैं, 234 है, जिसकी 118 सीटें होंगी, तो वो मेजॉरिटी आती है। वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स हैं, और जिसमें BJP को मिली हैं कितनी, 206 सीटें मिली हैं, 81 सीटें TMC को मिली हैं और अदर्स में 6 हैं। केरला में 140 सीटें हैं, जिसमें से 97 UDF को मिली हुई हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि मतलब मान लीजिए कांग्रेस ही है ये, तो कांग्रेस बेसिकली केरला में जीती है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं द कांग्रेस 99 सीटों पे जीती है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आसाम में 126 सीटें हैं आसाम में टोटल। ठीक है, टोटल 166 सीटें हैं, जिसमें से ये लगातार हैट्रिक मारी है आसाम में, तो इसने ठीक है हैट्रिक मारी है। और क्या कहते हैं, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वास हैं, और 102 सीटें मिली हैं इनको, कांग्रेस को 21 मिली हैं। और पुडुचेरी में भी 18 सीटें मिली हुई हैं। पुडुचेरी में भी ये कंबाइन है NDA की, AINRRC एंड BJP का कॉम्बिनेशन है। और यूनियन टेरिटरी का क्या कहते हैं ठीक है, बेसिकली 5 जगह पर 3 जगह BJP की सरकार फॉर्म होने के पूरे वो हो गए हैं। एक तो हमारा हो गया वेस्ट बंगाल में, तो सीधे मेजॉरिटी आई हुई है। उसके बाद हमारी आसाम में हैट्रिक आ रही है, पुडुचेरी में, केरला में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तमिलनाडु में ये जो हमारे जो आपने सुपरस्टार सुना होगा TV के तमिलनाडु, विजय नाम है इनका, ठीक है ना। और तो इन्होंने जहाँ पर DMK की पार्टी होती है उसको बिल्कुल इन्होंने हटा दिया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन थे।
और दोनों ही दो जगह से लड़े थे, पेरम्बूर त्रिचुपल्ली से, दोनों से ही जगह से जीते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप टोटल देख लेना चुनाव की। और आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, पता लगता है। और मुझे कमेंट्स करिए आपकी क्या क्या कमी है और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपना चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। और आपके बेहतर के लिए ही हमें काम करना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स आएँ और क्या चीज़ें हैं। और मेरे चैनल पर आप रेगुलर विजिट करिए, आप डेली चैनल्स को देखते रहिए, उनको वीडियो को रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, PDF से आप तुरंत रिवाइज़ कर लीजिए। और 2 की स्पीड में आप पुराने वीडियोस को हैं उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको विज़िट करिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। फिर अब कल हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ।